Good Good afternoon, morning. sir. Good afternoon, if it is afternoon. Yes, 12 past Veena हो here, गई। sir. कैसी हैं आप? Very fine, sir. Thank you. How are you? I'm fine, I'm fine. Thank God. Also fine. Oh, exactly. दौलतुल्लाह सवाल। So what's Lazawal? जी, दौलत लाजवाल, दौलत लाजवाल। What is Lazawal? हाँ, लाजवाल क्या है जी? जवाल कहते हैं सनसेट को, डूब जाने को, Ah, और एक चीज के खत्म हो जाने को। लाजवाल यानी जो कभी भी न डूबे, कभी भी खत्म न हो, हमेशा रहने वाली चीज, एवर लास्टिंग, कॉल्ड लाजवाल। सो दौलत okay, लाजवाल यानी एक ऐसी वेल्थ, ऐसी एसेट की जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। okay. ठीक है, सर Namaste. सर सर मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ें जी, बिल्कुल। दौलत लाजवाल। दौलत मानव लाजवाल। जी। दौलत लाजवाल मानव केंद्र के महान निर्माता के जन्मदिन के मुबारक मौके पर संत गुरु जी आपने बख्शी है दौलत लाजवाल। आपके हाथों से इंसान को मिला हुस्न जमाल। आपके आप आपने बुनियाद डाली है जो जो मानव केंद्र की। इसका इसका मकसद खिदमत इंसान है और सिद्क दिली। सिद्ध के दिली। बहुत आगे बढ़िया। पढ़ूं? मरकज इंसान। नहीं, मेरे ख्याल में काफी है, दो शेर, बाकी और लोग भी पढ़ेंगे। अभी हमारे इस फ्रेम में इतना दिख भी रहा है, इसके आगे दिख नहीं रहा है, पेज फॉरवर्ड करना होगा। दौलत लाजवाल जो है, मैं आपको बताऊं कि होली स्क्रिप्चर्स में नॉलेज को जब पैसे से, दौलत से, वेल्थ से, एसेट से कंपेयर किया गया है, उसमें बहुत ही मोटे मोटे 10 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। उसमें एक पॉइंट ये है कि दौलत खत्म हो जाती है खर्च करने से, पैसा खर्च करने से खत्म हो जाता है, बट नॉलेज खत्म कर यानी खर्च करने से खत्म नहीं होती, और ज्यादा बढ़ती है। एक बहुत मेजर डिफरेंस नॉलेज में और वेल्थ में, दौलत में, अमीरी में, पैसे में ये है कि उसे खर्च करो तो वो घटती रहती है। ठीक है, डिबिट होता रहता है। और नॉलेज जितना खर्च करो वो क्रेडिट होता रहता है। इसी तरीके से जो कोई भी महान पुरुष जिंदगी में कोई बड़ा काम इंसानों के लिए अच्छा करते हैं, वो वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक कतरा है, और अगर वो कतरा कतरा ही रह जाए, एक कतरा पानी, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉप है, और अगर जैसे हम इंसान हैं, हमारी हैसियत फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉप कैसी है, ठीक है ना, हमारे कामों की, हमारे कभी जिंदगी में ब्लेस हो गए और कोई अच्छी काम करने की तौफीक हो गई तो, बट कोई ऐसा काम कर देना जिसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बजाय नस्लों तक वो इंसानों को फायदा पहुंचाता रहे, तो वो ठीक ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अपने उस कतरे वजूद को किसी बहते हुए समंदर के हवाले कर दे। उसका पहला फायदा ये होता है कि जब तक कि समंदर जिंदा रहेगा वो कतरा भी जिंदा रहेगा। ठीक है ना, वरना Ah, अकेले रह के तो शायद ये खत्म हो जाता। right. इस तरह लोग इस तरह लोग अपनी जिंदगियों को, अपने कारनामों को लाजवाल बनाते हैं। ठीक है, उससे जुड़ जाते Hmm. हैं। तो ये सोचते हैं कि मैं अगर कहीं अकेला, इंडिविजुअल, सेल्फ ओरिएंटेड काइंड ऑफ लाइफ गुजारूंगा, तो मैं गुजार के मे भी लग्जरी लाइफ गुजार के खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई भी याद नहीं करेगा। ठीक है ना, नोबडी केयर्स ना, Hmm. कितने सारे लोग मर जाते हैं। Hmm. बट जिन लोगों ने इंसानों के लिए कुछ अच्छा काम किया है, जिन्होंने कुछ पुण्य काम किए हैं, नोबल जॉब्स किए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कॉज के लिए कुछ किया है, in terms of social upliftment or knowledge expansion or spreading or anything else,
उनको ऊपर वाला मरने नहीं देता, कभी भी उन्हें जिंदा रखता है। तो इस दौर में मानव केंद्र की स्थापना या उसका निर्माण या ऐसे इंसानी खिदमात के मरकज का कयाम, जिसे उर्दू में कहा जाए, इस किस्म का आई मीन सेटअप जो है वो बनाना और इस्टेब्लिश करना कि जिसमें इंसान को और सोसाइटी को सर्व किया जा सके, जिसके तरीके से ये एक ऐसा खैर जारिया है, एक ऐसा कंटिन्यूसली बहने वाला दरिया है नेकियों का, कि जिसमें हमने अपना एक ड्रॉप ऐड करके उस कतरे को अमर कर दिया है। न ये दरिया, न ये समंदर सूखेगा, न मेरा वाला कतरा जाया जाएगा। ये वो लोग करते हैं जो निहायत समझदार और दूरंदेश किस्म के लोग होते हैं, और जिन्हें पता होता है कि किस तरह मर जाने के सदियों बाद भी रेलेवेंट रहा जाता है, यादों में रहा जाता है, जहनों में रहा जाता है, दिलों में रहा जाता है, बुक्स में, रेफरेंसेस में रहा जाता है, और लोग अच्छे कॉन्टेक्स्ट में याद रखते हैं। याद दोनों तरह के लोग किए जाते हैं, जिन्होंने बड़े कांड किए हैं वैसे वाले, और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। अभी हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते हैं कि याद रखे जाएं। ठीक है। सो ये उस मानव केंद्र के निर्माण का जो दिन था, उसके एनिवर्सरी के मौके पर ये नज्म जो है वो कही है संदर्शनी महाराज ने, कि संत गुरु जी आपने बख्शी है दौलत लाजवाल। संत गुरु जी आपने बख्शी है दौलत लाजवाल। आपने एक ऐसी दौलत दे दी ऐसा काम करके कि जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक सेटअप है, लोग आएंगे, सीखेंगे, सुधरेंगे, बेहतर होंगे, ऐसे लोग आते जाएंगे। ये एक लाजवाल किस्म की, कभी न खत्म होने वाली, हमेशा रहने वाली दौलत आपने बख्शी है। यू हैव बेस्टोर्ड, यू हैव एक्सटेंडेड दिस सर्विस। ठीक है ना। आपके हाथों से इंसान को मिला हुस्न जमाल। ठीक है। आपके हाथों इस काम के जरिए से, मानव केंद्र की स्थापना के जरिए से इंसान को मिला हुस्न जमाल। यानी क्या मतलब? इंसान एक बेहतर इंसान हो गया, इंसान एक खूबसूरत इंसान हो गया। उसके अंदर जो बहुत सारी बुराइयां थी, उससे वो जब पाकीज़ा हो गया, पवित्र हो गया, साफ हो गया, तो गया उसका हुस्न जमाल निखर गया। ठीक है ना। बिकॉज द रियल ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर कैरेक्टर। बाकी तो ऐसा है ना कि एक दफा खुदा ना करे किसी को चेचक निकल आए, तो अच्छा खासा चेहरा भी, अव्वल तो अच्छे चेहरे के कॉन्टेक्स्ट में कभी हम लोग ना मर्द को इमेजिन ही नहीं करते। मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स जिनको सारी दुनिया सेंट्रल आइडिया मानती है तमाम लिटरेचर में, आई मीन ऑफ कोर्स दी फीमेल जेंडर मान लीजिए, वो भी जिनके ऊपर कुदरत को नाज है कि भाई ये मतलब ये बिल्कुल मूर्त। भाई अगर हम हो या कोई भी हो, एक दफा अगर चेचक निकल आई ना, तो अच्छा खासा चेहरा मुरादाबादी गिलास हो जाता है आदमी का। मुरादाबादी गिलास देखा है, पीतल वाला, कैसे काम पे रहते हैं खराब, तो ऐसी चेहरा हो जाता है। यानी ये भी जायल होने वाली चीज है, ये भी खत्म होने वाली चीज है, ये भी खराब हो जाती है। आई मीन टाइम टू टाइम वो बात नहीं रहती है, कितना भी कैसा भी इंसान हो। ठीक है ना। तो जो चीज बची रहती है वो ये है, वो इस किस्म के काम है, जो कैरेक्टर है, जो कारनामा है आदमी को, वो एवर लास्टिंग, वो लंबा चलता है। बाकी इवन ब्यूटीज का भी कोई बहुत पैसा सिलसिला नहीं है हमेशा के लिए। अल्लाह बचाए, महफूज रखे, ऐसी बात के साथ ना हो। बट अगर ना हो तब भी बहरहाल फर्क पड़ता है। क्यों भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है शुरू के दिनों बाद में? चलो ठीक है, मैं पूछ लिया, कंफर्म कर लिया मैंने, कभी शुरू के दिन में बाद में फर्क पड़ता है। 15-16 साल तुम लोग को भी हो गए। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कैरेक्टर बहुत मेन है, कारनामे बहुत अहम है। बाकी तो 15 साल पहले बीवी लाए थे, वो लड़की थी, वो खातून है, 45 किलो के लाया तो 2 साल में 90 किलो हो गए। क्या करे आदमी? मतलब गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता है, नॉर्मल है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिंदगी गुजरती है तो आदमी का वेट बढ़ता है। ऑफकोर्स हम इंडियंस के यहाँ बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है, और मिडिल ईस्ट में हमने देखा कैसा नहीं है, माए भी जो है वो। खैर, तो अर्ज करें कि वो जो केंद्र है, मानव केंद्र, उसके अंदर इंसान संवरते हैं, इंसान निखरते हैं, इंसान और खूबसूरत इंसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी खराब लतें हैं वो छुड़ाई जाती हैं, उनकी बुरी आदतें उनकी सुधारी जाती हैं, उनको उनको बेटर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है कि भैया
आदमी हो, आदमी के बच्चे तरह रहो यार, ये सब क्या काम है, ठीक है ना। तो वहां वो ट्रेंड किए जाते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं। तो आपके हाथों से इंसान को मिला हुस्न जमाल, तो या आपने इंसान को तराश दिया, उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। हुस्न यानी ब्यूटी, जमाल यानी भी ब्यूटी, दोनों के माने खूबसूरती के हैं, ठीक है। जी। आपने बुनियाद डाली है जो मानव केंद्र की, आपने जो इसकी आई मीन बुनियाद डाली, इसकी स्थापना की, उसका मकसद खिदमत इंसान है और सिद्क़ दिली। ये जो काम आपने किया, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। इसके पीछे मकसद है इंसानों की खिदमत करना और सच्ची श्रद्धा के साथ खिदमत करना। सिद्क़ दिल, सिद्क़ दिल किसे कहते हैं, सच्चा मन। सिद्क़ यानी सच्चाई, दिल तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, तो बेचारा है ना। तो ये सिद्क़ दिल मिलके एक कॉन्सेप्ट बनता है कि नेक दिली के साथ, सच्चे मन से, एकदम सच्ची निष्ठा के साथ इंसान की खिदमत करना, टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज द अल्टीमेट टारगेट, बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर, मानव केंद्र, है ना। कितना कितना अजीम मकसद है इसमें। आप ये देखें कि ये मानव केंद्र है, किसी किसी आई मीन व्यक्ति विशेष है, किसी धर्म विशेष का भी इसमें कोई टाइटल नहीं मिलेगा। इंसान, जितने भी इंसान है हमारे जैसे, कोई भी आप आके रह सकते हो भैया, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की गारंटी हमारी, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये बहुत जबरदस्त बात है, कहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सिद्क़ माने क्या हुआ, सच्चाई, ठीक है ना। इसीलिए सादिक नाम होता है कुछ लोगों का। इवन जो 12 वर्ष के यहाँ जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद शिया मुस्लिम 12 इमाम मानते हैं, उनमें से जो उनके छठे इमाम है, उनका नाम भी सादिक है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये सिलसिला। आगे चलें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अगर इसमें कोई वर्ड भी क्लियर करना है तो आप ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप कराइए जी। वाह, थोड़ा सा और इससे ऊपर कर लें, एक ही शेर आया है अभी, जरा सा और इससे ऊपर कर लें पेज को, और है इसमें नीचे पे शेर में भी। हाँ, एक था ना, मरकजी इंसान। हाँ, ये एक ही शेर है इस पेज पे ना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे होगा आई थिंक, है ना। हाँ, ओके, सो यहाँ से पढ़े, कौन पढ़ने वाला है, मैं पढ़ देती हूँ। श्योर। मरकज़े इंसानियत होगी ये रूहानी फजा, इसमें इंसान सीख जाएगा मोहब्बत की अदा। सर ये हो मरकज़े जाए। इंसानियत होगी जी, मरकज़े इंसानियत होगी ये रूहानी फजा, ये जो स्पिरिचुअल किस्म का माहौल है इस केंद्र का, ये सेंट्रल पॉइंट होगा किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है ना। मरकज़ इंसानियत होगी, मरकज यानी सेंटर, इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी, और रूहानी यानी स्पिरिचुअल फजा माने सराउंडिंग या जो भी स्पेस है जहां हम रह रहे हैं, दैट इज फजा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो माहौल है, जो सराउंडिंग है इस केंद्र की, स्पिरिचुअल किस्म की, रूहानी किस्म की, ये इंसानियत का मरकज होगी, ये ह्यूमैनिटी का सेंटर पॉइंट होंगी। इसमें इंसान सीख जाएगा मोहब्बत की अदा, ठीक है। इसमें जो है वो इंसान मोहब्बत कैसे की जाती है इंसानों से, ये तरीका सीख जाएगा। आफ्टर इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है, उसके इस बात का ख्याल होगा कि यार इन लोगों का क्या कमर्शियल गेन है इसके पीछे कि ये हमें यहाँ इस केंद्र में रख के ट्रेंड कर रहे हैं और अच्छी बातें सिखा रहे हैं, इट मीन्स कि ये भी कोई चीज है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसके दिल में ये बात डालेगा कि यार मुझे भी ना ऐसे ही होना चाहिए, बाहर जाने के बाद आई मीन बिलावजी के बाइफर्केशंस का मैं कायल ना हूं, बल्कि इंसानों से प्रेम करूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा किया गया है, ठीक है ना। सो यहाँ रह के इंसान से मोहब्बत करना सीख जाएगा, ठीक है ना। मालूम मोहब्बत जो है वो
इंसान के तबीयत का, उसके मिजाज का एक उबाल नहीं है खाली, उसके भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसके अपने आदाब हैं, उसके अपना आई मीन एथिक्स हैं कि आप जो है वो इतना ज्यादा उसके कायल ना हो कि भाई आपकी ये मोहब्बत वाली डिवाइस जो है ना वो कुछ सर्टेन किस्म के अफराद के लिए अचानक ऑन हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, बाकी ऑल द टाइम ऑफ रहती है। ऐसा होता है ना, कुछ वो हमारे आसपास भी होते हैं समाज में कि बड़ा से बड़ा हादसा आसपास हो जाए, सेहत तो कोई असर ही नहीं पड़ता है। वॉट टू अस, मुझे क्या करना है यार, मैं किसी के फटे में टाइम नहीं उड़ाता भैया, मैं नहीं पढ़ता फटे में भाई, मुझे क्या मतलब है यार, जमाना बड़ा खराब है और ऐसा वैसा। दर्दनाक तरीन बात उन्हें शेयर कर दो यार, ऐसा हो गया यार, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे या फना, बहुत तकलीफ है यार, जो भी था यार, जहां से भी था बंदा यार, बता ऐसा, वो बंदा ऐसा सुन रहा, सो व्हाट, क्या हो गया। बट वही आदमी एट द सेम टाइम जब कभी अपनी फैमिली की बात आती है, बीवी बेटी माँ, बीवी तो शायद लाजमी तौर पे नहीं, बट माँ बहन बेटी कोई भी ऐसा मसला आता है तो ओहो, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये इससे बड़ा इमोशनल कोई नहीं है, अभी रो देगा बंदा, है ना। तो ये अच्छी नहीं बात है, सर। बट भैया ये सर जो डिवाइस है सबके लिए एक्टिव रहनी चाहिए, सारे इंसानों के लिए। ठीक है, उसके उसके रेशो में फर्क आ सकता है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, बट यार ऐसा कैसे कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हो दूसरों के लिए, कोई मसला ही नहीं, कोई बात ही नहीं है भाई। आप सफर में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में एक अजनबी के लिए भी परेशान दिखें, अगर वो परेशान है तब तो आपके अंदर कुछ बचा हुआ है, और अगर आप नहीं होते इट मीन्स के मैंने डेड है ऑलमोस्ट मामला, ठीक है ना। जी आप कुछ कह रही थी। सर बीबी क्यों नहीं? नहीं वो तो मैंने ऐसी कटाक्ष के तौर पे बोल दिया, ऐश लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ ना तो मेरे बच्चे वगैरह ये घूमते फिरते रहते हैं मेरे आसपास, अल्लाह जाने निगरानी करते हैं मेरी, क्या करते हैं, सुपरविजन है, क्या चल रहा है ना, क्या सीधे समझ नहीं आता मेरे, तो मैं बीच बीच में थोड़ा ना उनको करेक्ट रखता हूँ, भाई जो बोल रहा हूँ उससे तुम्हारा भी ताल्लुक है, ठीक है। उनको भी अपनी You जमात में रखते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। you'll get killed one of these days. डेफिनेटली आफ्टर क्लास ऐसे ही लगता है मुझे। ठीक है ना। So be careful, please. सो इस तरह की चीजें हैं कि आदमी जो है वो दूसरों से भी प्यार करे, ये वो केंद्र है जो ये सिखाता है भैया आपके साथ जिस तरीके की कृपा की गई है आप भी वैसी ही कृपा दूसरों पर बनाए रखें, ठीक है ना। there's a जी holy saying from prophet, कहते हैं कि जिस जिस जिसने रहम नहीं किया उस पर रहम नहीं किया गया, मतलब ये है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, लिहाजा भाई आप भी काइंडनेस और रहमदिली का ख्याल करें लाइफ में, ताकि आपके साथ भी दूसरे वैसे ही बर्ताव करें, ये डिवाइन लॉ है ऊपर वाले का, ठीक है ना। जी तो ये बहुत जरूरी है। आगे चलें हम लोग। सर मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ। फूल मानव केंद्र का इंसा ऐसा, थोड़ा सा सॉरी, पेज ऐसा चेंज हो खिले। जाए तो मैं भी दर्शन कर लूँ ना, मैं मोबाइल से हाँ देखूँ। जी, हाँ जी। क्या हो गया, वीडियो कैसे स्लो चल रही है। फूल मानव केंद्र का ऐसा खिलेगा एक दिन, रूह को आराम, दिल को सुख मिलेगा एक दिन। क्या बात। फूल मानव केंद्र का ऐसा खिलेगा एक दिन, रूह को आराम, दिल को सुख मिलेगा एक दिन, ठीक है। कह लें ये बात यकीन रखें कि एक दिन इस मानव केंद्र का जो फूल है, जिसका जिसका आज पौधा लगाया गया है, इसका जो फूल है जब एक दिन खिलेगा, तो उस फूल के खिलने से यानी इसके फ्रूट्स जब समाज को मिलेंगे, इसका जो रिजल्ट हम देखेंगे सोसाइटी में, उस दिन आपकी रूह को आराम मिलेगा और दिल को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो केंद्र की स्थापना हो गई, जब इसके रिजल्ट सोसाइटी पे देखने को मिलेंगे, समाज पे, तो आपके आपकी रूह को बड़ा सुकून मिलेगा और आपके दिल को बहुत ज्यादा
सुख चैन का एहसास होगा कि अच्छा भाई कुछ बढ़िया काम हुआ, इसके इम्प्लीकेशंस दिख रहे हैं मुझे सोशल लेवल पर पॉजिटिव किस्म के, ये बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे पढ़े, कौन पढ़ने वाला है? I can do it. हाँ श्योर। ए खुदा, इस रहबर कामिल को दे उम्र दराज, ये सिखाता है हमें शामो सहर जीने का राज। ए खुदा इस रहबर कामिल को दे उम्र दराज, ये सिखाता है हमें शामो सहर जीने का राज। क्या बात है। अब आप देखें कि तारीफ और उसको डिफाइन करते करते बीच में एक दुआया और एक दुआ का और एक प्रार्थना का एक शेर आ जाता है। ये जिन्होंने इस मानव केंद्र की स्थापना की, ए मेरे खुदा, ए मेरे रब, इस रहबर कामिल को, इस परफेक्ट लीडर को, ठीक है ना, इस परफेक्ट लीडर को लंबी उम्र अता फरमा। उम्र दराज, दराज किसे कहते हैं जी? लॉन्ग। लॉन्ग, येसु दराज होता है, ठीक है ना। उम्र दराज, लंबी उम्र, लंबे बाल, येसु दराज कहलाते हैं। ये सिखाता है हमें शामो सहर जीने का राज। क्यों इनको लंबी उम्र अता फरमा? क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने हमें सुबह शाम जीने का राज बताया, जीने का तरीका बताया, जीने के आदाब सिखाए। शामो सहर यानी जी सुबह शाम, ठीक है जी जी, जी। जो हमें जीने के राज और जीने के आदाब सिखाते हैं। इसलिए ऊपर वाले इनकी उम्र को तुलानी कर दे, लंबा कर दे, और ये ऐसे ही जो है वो सेवा करते रहें समाज की। जी अपने फैज़े आम से जग में उजाला कर दिया, बाबा सावन सिंह जी का बोलबाला कर दिया। अपने फैज़ आम से जग में उजाला कर दिया। इन्होंने इस काम के जरिए से अपने इस जेनरस इनिशिएटिव से, जो कि आम है, इंक्लूसिव है, यूनिवर्सल है, मतलब इसमें किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, सभी के लिए है ये फैज आम है। यानी ये जो दरिया दिली है ये सबके लिए है। फैज आम का क्या मतलब है? ये सबके लिए है, ठीक है। कहाँ पर मैंने देखा है फैज आम कॉलेज, याद नहीं आ रहा है मुझे। सर ट्रैवल किए जहाँ एक कॉलेज का नाम है फैज आम डिग्री कॉलेज, पता नहीं शायद अलीगढ़ में या महाराष्ट्र में एक सिटी है, क्या नाम है उसका, औरंगाबाद, वहां देखा है शायद। खैर, सो यूपी में भी, यूपी में यूपी में भी हो सकता है। जी 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 जी। सो आपने अपने इस फैज आम से, जिसमें आपने सबको शामिल किया हुआ है, जग में उजाला कर दिया ऐसा करके आपने, है ना। फैज़े आम is in Mathura and Meerut. Two ये भी तो इस नाम colleges. से कई जगह पर कॉलेज हो, ठीक है ना। Yeah, Ahmedabad as ठीक है ना। सो फैज आम से आपने अपने इस बेहतरीन इनिशिएटिव से, जिसमें आपने सबको शामिल किया हुआ है, कॉमन पीपल्स, कहीं से भी आते हो, किसी बैकग्राउंड से, सब इसके अंदर शामिल है। ऐसा करके आपने क्या किया? जग में उजाला कर दिया आपने, ऐसा कहा कि बाबा सावन जी ने, बाबा सावन जी का बाबा सावन सिंह जी का बोलबाला कर दिया। ऐसा काम करके आपने बाबा सावन सिंह जी का आपने बोलबाला कर दिया। यानी क्या मतलब? उनका नाम ऊंचा कर दिया आपने, ठीक है ना। जी। उनका नाम ऊंचा कर दिया आपने इस काम के जरिए से, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। जी पढ़े, कौन पढ़ रहा है? सर अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ूं? संध्या देखते जी हैं, है अगर ना? कोई नहीं पढ़ेगा तो संध्या खतरनाक जी आप पढ़िए। संध्या जी। अच्छा ठीक है। संध्या सेठी जी पढ़े आप? संध्या सेठी जी के जो साहबजादे हैं, सेठी जी, वो बहुत बहुत ज्यादा सर मैं इंटरेस्टेड ट्राई रहते हैं करूँ, पोएट्री में। करिए करिए। सर मैं ट्राई इसमें करूँ। जी जी ट्राई करें, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। संध्या सेठी इसमें जी की वीडियो की हुई है। इसमें बूढ़े लोग आकर
जीस्त का हेलो सुख सर, मैं पाएंगे। ट्राई करूं? पढ़ रहे हैं वो। ऑलरेडी पढ़ रही हैं, थोड़ा सा सर इसके आवाज बाद आ पढ़ रही है? लीजिएगा। ऑलरेडी पढ़ रही हैं एक देखिए स्क्रीन के बाद पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं इस, इसमें। जी। इसमें इसमें बूढ़े लोग आकर जीस्त का सुख पाएंगे। हम्म। संत जी के मार्ग पर चलकर अमर हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो मानव केंद्र है, इसमें बूढ़े लोग आके जिंदगी का सुख पा सकेंगे, इसमें जिंदगी के का आराम हासिल कर सकेंगे। जीस्त यानी जिंदगी, ठीक है। संत जी के मार्ग पे चलकर अमर हो जाएंगे। और वो लोग आने के बाद यहाँ संत जी ने जो रास्ता दिखाया है जिंदगी गुजारने का, उस पर जिंदगी गुजार के अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे, ठीक है जी। आगे पढ़ें। कौन पढ़ रहा है? आप ही बोल लो ना, एक उसके बाद वो पढ़ेंगे। अच्छा। तो होगा और बचेगा। होगा। जी पढ़ें। होगा। होगा इसमें एक शफा खाना भी इंसान के लिए। हम्म। अहले दर्द आएंगे जिसमें अपने दरमा के दरमा की। लिए। होगा इसमें एक शिफा खाना भी इंसान के लिए। शिफा खाना किसे कहते हैं जी? शिफा कहा हॉस्पिटल। जाता है जी। हॉस्पिटल। शिफा। जी। हॉस्पिटल, शिफा कहते डिस्पेंसरी। हैं क्योर होने को, ठीक है ना। शिफा कहते हैं क्योर हो जाने को। शिफा कहते हैं स्वास्थ्य प्राप्त कर लेने को, सेहत ठीक हो जाने को शिफा कहा जाता है, ठीक है। दवा, शिफा, ठीक है। सो शिफा खाना किसे कहते हैं? शिफा खाना कहते हैं ऑफ कोर्स वो तमाम जगह जहां पर आदमी का इलाज होता है, जैसे क्लिनिक है, जैसे मतलब है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये सब शिफा खाने के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। सो शिफा बेसिकली अरबिक वर्ड है, खाना बेसिकली फारसी है, जो कि दोनों को मिला के एक साथ इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, ठीक है। ओखला में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, होली फैमिली के अलावा, दैट इज कॉल्ड अल शिफा। शिफा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। शीला दीक्षित जी ने उसको इनॉग्रेट किया था एक जमाने में, ठीक है। सो शिफा जो है वो यहाँ से आता है। बहुत सारी होली स्क्रिप्चर्स में बहुत खूबसूरत सेंटेंस लिखे हैं। ऐ वो कि जिसका नाम ही दवा है, ऐ वो कि जिसका नाम ही शिफा है। मैं आपको ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस हैं होली स्क्रिप्चर्स के। ऐ मेरे रब के जिसका नाम ही शिफा है, ऐ मेरे रब के जिसका नाम ही दवा है, ठीक है ना। और इस तरीके से है सिलसिला पूरा। तो होगा इसमें एक शिफा खाना भी इंसान के लिए, इस मानव केंद्र में इंसानों के लिए एक क्लिनिक और डिस्पेंसरी का भी इंतजाम होगा। अहले दर्द आएंगे जिसमें अपने दरमा के लिए। दरमा किसे कहते हैं? दरमान कहा जाता है इलाज को फारसी में। ट्रीटमेंट। इसीलिए फारसी में जो जो हॉस्पिटल होते हैं उनको बीमारिस्तान कहते हैं, बट जो क्लिनिक होती है उसे दरमानगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरमानगाह। दरमानगाह यानी जहां आदमी का छोटा मोटा इलाज होता हो। और हॉस्पिटल को बीमारिस्तान कहते हैं, और बीमार को बीमार फारसी में कहा जाता है। इनफैक्ट बीमार फारसी लफ्ज है, इसीलिए हॉस्पिटल को बीमारिस्तान कहा जाता है। जैसे कब्र से कब्रिस्तान होता है, वैसे बीमार से बीमारिस्तान होता है, ठीक है। सो अहले दर्द आएंगे जिसमें अपने दरमा के लिए, जिनको किसी तरह की परेशानी है, सहमत है, तकलीफ है, वो अपने इलाज के लिए उस शिफा खाने में आएंगे, ठीक है जी। आगे चलें। कविता जी आप पढ़ो। होगा इसमें एक ऐसा। होगा एक इसमें। होगा इसमें एक, होगा इसमें ऐसा एक। छपा खाना भी नहीं 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 नहीं, दूसरा तीसरी इंसान लाइन। ये वो वाला होगा नहीं है, में ये एक दूसरा होगा स्कूल। है जी, सुकून वाला है जी। अहले
नहीं 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 अहले दर इसके इस बाद दिन वाला कविता जी, इसके बाद वाला। होगा इसमें ऐसा है। इस सेकेंड लास्ट से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी कविता जी, आप होगा इस इस कविता को ऐस जरूर सही से पढ़ें जी। होगा इसमें ऐसा एक स्कूल जिसमें बेगुमान हम्म प्यार 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 से यारों पढ़ाई पढ़ाई जाएगी हर एक जबां। जाएगी हर पढ़ाई जाएगी हर एक जबान जबां जी। होगा इसमें हर एक जबान ऐसा एक स्कूल जिसमें बेगुमा, ठीक है, इसमें इस मानव केंद्र में एक ऐसा स्कूल भी होगा जिसमें अनडाउटली बेगुमान यानी बिना किसी शक के, यानी डेफिनेटली प्यार से यारों पढ़ाई जाएगी हर एक जबां, जिसमें तमाम जबानों की तालीम दी जाएगी बहुत प्यार के साथ, बड़े प्रेम से उनको तमाम जबानें भी सिखाई जाएंगी। आप उर्दू सीखिए, हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, इंग्लिश सीखिए, आप कोई भी जबान सीखें, आप तमाम जबानें इसमें सिखाई जाएगी। ठीक है। आई थिंक दर्शन अकेडमी भी इसी पैटर्न पे जा रहा है ना, कई सारी जबानें सिखाई जाती हैं और इस तरीके से मानव केंद्र है। ठीक है जी। जी अगला शेर पढ़ें, लास्ट वाला, जो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फारसी है। मैं आपको पहले बता दूं जो साहिबा पढ़ने वाली है कि ये पूरा का पूरा पर्शियन है, ऊपर से लेके नीचे तक, ईच एंड एवरी वर्ड। सर मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ें, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो, सर मैं है ना, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो आप बेशक पढ़ें। कविता जी was reading. कविता पढ़ो आप। अच्छा कविता जी, आपने एक ही शेर पढ़ा है? हाँ जी। हाँ तो बेशक पढ़ें, आप कोई बात, पढ़ें 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 जी सर पढ़ें पढ़ें। रहबरे राह मोहब्बत जिंदाबाद। कविता जी की बात हो रही थी, शायद उन्होंने एक शेर पढ़ा है, अगर वो नहीं पढ़ती हैं तो बेशक आप पढ़ें। सर मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। जिंदाबाद जिंदाबाद ए पीरे दानाए तरीकत जिंदाबाद 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 ए रहबरे राहे मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात। तो अब आप ये देखें कि मैं कभी क्लास में कह रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी आज़ादी का जो लिटरेचर है उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे फारसी हैं। लफ्ज़ आज़ादी से लेकर के और हिंदुस्तान जिंदाबाद और बरतानिया मुर्दाबाद तक के सारे नारों तक सब आप ढूंढेंगे, सारा लिटरेचर जो कोर वाला है ना, कीवर्ड्स है, वो सारे के सारे फारसी हैं। यानी आप आज़ादी से शुरू करें, आप जंग आज़ादी आप कहेंगे, जंग भी फारसी है, ठीक है, फिर वो आज़ादी वो भी फारसी, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे फारसी, सारा लिटरेचर कीवर्ड्स है वो सब फारसी इत्तेफाक से। खैर, जिंदाबाद है पीरे दानाए तरीकत जिंदाबाद। किसके लिए कहा जा रहा है कि वो अमर रहे, जिंदाबाद यानी हमेशा रहे, वो हमेशा जिंदा रहे, ठीक है ना। किसको कहा जा रहा है? ए पीर दानाए तरीकत। तरीकत किसे कहा जाता है साथियों? तरीकत एक टर्म है इस्लामिक उन लोगों के लिए कि जिन्होंने सूफी पैटर्न अपनाया लाइफ में, उन्हें अरबाब तरीकत कहा जाता है, ठीक है ना। सो दाना किसे कहते हैं? दाना कहते हैं विद्वान को, नॉलेजेबल पर्सन को, बहुत ज्यादा जानने वाले को कहा जाता है दाना। और जो नहीं जानता है, इग्नोरेंट है, उसे नादान कहा जाता है। जो ऑलमोस्ट इसी लफ्ज का उल्टा साउंड आप देखेंगे दाना का, तो नादान हो जाता है, ठीक है ना। दोनों फारसी इत्तेफाक से, रूट होता है दानिस्तन। दानिस्तन मीन्स होता है टू नो, ठीक है ना। उसी से आता है दाना। दाना अगर अलिफ से लिखा जाए साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं नून के बाद अलिफ है, तो इसके माने होते हैं विद्वान के। दाना अगर नून के बाद है आपको दिखाई दे, अलिफ ना दिखाई दे, लास्ट में छोटी है दिखाई दे, दाना,
तो उसके माने वही Right. दाना है जो हम लोग खाते हैं, दाना पानी, वो भी फारसी है। कमाल की बात ये है। वो जो दाना पानी है जिसमें नून के बाद छोटी ये होती है, वो भी फारसी है, और उसी मीनिंग में फारसी में भी इस्तेमाल होता है। फारसी में कहते हैं आबोदाना, हम लोग भी कहते हैं Yeah. आबोदाना, ठीक है ना। सो उसमें इसमें फर्क ये है कि ये वाला दाना अलिफ से है, इसके माने नॉलेजेबल पर्सन के हैं, और वो जो है वो दाना जो है वो उस सेंस में For the आता है कि seed. जैसे, हाँ जैसे सीड, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। Right. जिंदाबाद ए पीर, पीर यानी बुजुर्ग, पीर यानी बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है ना। पीर यानी जिसको फॉलो किया जाए, जो कि मुर्शिद है, और वो मुर्शिद कौन है? दाना है, नॉलेजेबल पर्सन है बहुत, और वो साहिब तरीकत है, यानी उन्होंने एक जीवन शैली को अपना रखा है सर्टेन, जिसमें सूफीज्म जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। ए मेरे बुजुर्ग, आप जो है वो जिंदाबाद, आप अमर रहे, आप हमेशा जिंदा रहे। जिंदाबाद ए रहबरे राहे मोहब्बत, जिंदाबाद ए मोहब्बत के रास्ते के रहबर, ए मोहब्बतों के रास्ता दिखाने वाले, ए मेरे पेशवा, ए मेरे लीडर, जिसने मोहब्बतों का रास्ता दिखाया हमें, आप हमेशा अमर रहे, आप हमेशा जिंदा रहे। क्या बात। Oh, nice. जबरदस्त। तरीकत मतलब वे सर। तरीकत कहते हैं सूफी स्कूल ऑफ थॉट को, और जो Yeah, लोग mystic. इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें कहा जाता है अरबाब तरीकत, ठीक है। Sufism, religion, way of religious observance, all these things. सूफीज्म को अपनाने वाले। जी। Oh, good. सर Sir, अभी 13 मिनट बचे हैं। your voice is lost. We नहीं can't नहीं, मैं hear अभी you. बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं अभी चुप बैठा हूँ, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। सर Yeah. अभी 13 सर मिनट। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहली बात तो क्वेश्चंस को लेके, एग्जाम को लेके बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप जिनको पढ़ रहे हैं, जो आप जिनको पढ़ रहे हैं वो आपकी रूह से करीब हैं, और ये रिश्ता ही जो है वो तमाम रास्तों को आसान कर देता है। आपको घूम फिर के उनके बारे में बात करनी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो मैसेज है दुनिया के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर पोएम्स जो आपको पसंद है, उसको आप डिफाइन कर दीजिए। तो एक शेर मैं दे दूंगा, उसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, नथिंग एल्स। Sir, I've been reading your poetry. कहाँ पढ़ रही थी? अच्छा On अच्छा Rekta. अच्छा अच्छा, रेख्ता में बहुत पहले मैंने एक बार कुछ गजल भेजी, और उसके बाद से दोबारा कभी भेजने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। और बहुत ही बिखरी हुई, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। कल लखनऊ से हमारे एक दोस्त का मैसेज आया कि वो एक गजल मुझे हाथ लगी है, आप ही की है ना। मैंने कहा भाई ये 4 साल पुरानी गजल है ये, और 4 साल पहले मैंने आपको भेजी थी व्हाट्सएप पे ये। जब ताजा हमने शेर कहा था, ये सोच के कि आप खुद भी शायर हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, लिहाजा ये सोच के भेज दिया था आपको। कहने अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो मैं इसे छाप सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की एक मैगजीन छपती है उर्दू में, उसका नाम है नया दौर, लखनऊ से छपती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, तो वो उसके एडिटर भी हैं वो। तो कहने लगे सर मैं इसको छाप सकता हूँ। मैंने कहा यार नेकी और पूछ भाई, छापो, उसमें कौन सी बात है ना। Yeah. Very beautiful. I'm really enjoying your work. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Really, thanks to you for writing, because I can enjoy it. So kind of you. Thank you for your kind gesture. मैं कोशिश करता हूँ बस ये कि एक दौर था तो बहुत ज्यादा गजलें कहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा टाइम देते थे चीजों को, और फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट्स भी चेंज होते गए, और फिर वो फोकस भी नहीं कर पाते उतना, और फिर बहुत ज्यादा बिखर गई जिंदगी। अब इधर मैंने पिछले 10 से 15 साल में शायद जितने फारसी में शेर कहे हैं उसका 10% उर्दू में कहा है। तो फारसी में ज्यादा कहे, फारसी में ज्यादा शेर कहे हैं, फारसी में बहुत शेर कहे हैं, मगर उर्दू में बहुत कम, कभी कभी
अपने अंदर की आत्मा को सुकून देने के लिए कि मेरी मातृभाषा है यार, इसका राइट बनता है, तो कुछ कह लेते हैं। और उसमें भी जो टाइम यूटिलाइज करता हूँ मैं शेयर कहने के लिए, वो टाइम उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश होती है। बस ऑफिस आते जाते रास्ते में, मेट्रो में हूँ या बस में हूँ या ऑटो में हूँ, तो मैं शेयर कहता हूँ। यानी ना ऑफिस में कह सकता ना घर में। ये है। तो आपकी कोई अभी ताजा गजल? आई लव ताजा दिस गजल। वन। राबते भी नहीं, हाँ जी जी, ये गजल मुझे भी पसंद है जी। फासला भी मन्ना जी नहीं। ग्रुप क्या? शेयर कर दीजिएगा। व्हाट? आप शेयर कर सकती हैं ये गजल, हमारे हाँ, पास है नहीं। राबते भी नहीं, फासला भी नहीं, फासले भी नहीं है ना? फासले भी नहीं, फासला भी नहीं, दौर दूर है, दूर हूँ। दूर दूर हूँ, अम, तब भी तब आह, तुझसे तुझसे लेकिन जुदा भी तुझसे नहीं, लेकिन जुदा भी नहीं। ये मतलब है वाह। उसका। हाँ, राबता भी नहीं, राब फासला भी नहीं, दूर हूँ तुझसे लेकिन जुदा भी दूर, नहीं, ये है। जुदा भी नहीं। क्या बात है सर। जी जी जी। मौत अब ही इसमें से। अब मुश्किल ये है कि इस किस्म की गजलें कहने में डर लगता है। मतलब इस तरह की गजल अगर आप कहूंगा तो मतलब मसला हो सकता है मेरे लिए, इसलिए नहीं कहता हूँ इस तरह की गजलें। She's right there. Be careful. ठीक है, इसलिए एहतियात करता हूँ कि भाई ये मतलब नहीं। हालांकि मैंने बाद में भी गजलें कही हैं। मेरी एक गजल है, उसमें इवन वो साफ झलकता है। मतलब उसमें मैंने प्रॉपर एड्रेस किया है इन तमाम चीजों को जो इंसान फेस करता है अपनी अपनी लाइफ में, पोस्ट मैरिटल लाइफ में। मैंने उसमें एड्रेस किया है। वो मुझे याद आ जाए शेर तो आपको सुनाऊं। मैंने उसमें कह के सुना है कि भाई ये शेर तुम्हारे लिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? हाँ, क्या था वो, याद आ जाए तब तो बात है ना। जो हाले दिल है वो सब पर आया है, पता नहीं क्या बयां है। इस तरीके से ये गजल शुरू होती है। उसमें मैंने एक शेर कहा है कि बहुत मसरूफ हो दिन रात लेकिन, अ, जो हाले दिल वो सब पर आया है नहीं, बयां है, ऐसे करके है वो। बहुत मसरूफ हो दिन रात लेकिन तुम्हारी जिंदगी में हम कहाँ हैं। तो मैंने कहा भी ये शेर तुम्हारे लिए कहा है मैंने। तुम जब तक बिजी हो, बच्चों को काम, सफाई, खाना, ये कपड़े, यूं जब तक, अरे भाई, मैंने कहा ये शेर तुम्हारे लिए कहा है मैंने। बहुत मसरूफ हो दिन रात लेकिन तुम्हारी जिंदगी में हम कहाँ हैं। सो wish. इस तरह से पूरी गजल है वो। कहाँ है, बयां है, आया है, नेहा है, ऐसे करके है वो पूरी गजल। जी जी, ठीक है। I hope she has a really good sense of humor. थैंक गॉड, मतलब थिंग्स आर स्मूथ। मतलब शुक्र है उस पर वाले का कि ठीक है। मतलब हाँ, तो ऐसा मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्र है उसका, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। वरना तो जिंदगी आदमी की Of course. बस है मिला के प्रोजेक्ट ही लाइफ का। मतलब मैं क्या होता हूँ, ठीक है, बस शुक्र है। सर इसको मरकजे कहते हैं। क्या को बयां है मरकज या है, ऐसे राइमिंग वर्ड्स जो है। काफिया कहते हैं, सो काफिया। काफिया। हम्म, सचिन बता रहा हाँ, इसे काफिया कहते हैं। ठीक है। सर और दो जो लाइन जो लास्ट में आता है, चेंज नहीं होता, उसे रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक बार रिपीट करेंगे जो प्लीज। जो लास्ट वाला वर्ड होता है सेकंड लाइन का किसी भी शेर में, और जो चेंज नहीं होता, बार बार एज इट इज रिपीट होता है, उसे रदीफ कहते हैं। जैसे अभी जो गजल आई मीन उन्होंने सुनाई, राबिता भी नहीं, फासला भी नहीं, दूर हूं तुझसे लेकिन जुदा भी नहीं, तो भी नहीं आप देख रहे हैं वो हर शेर में जी। लास्ट में रिपीट होगा। ये रदीफ है, ये नहीं चेंज होता। हम्म। इसके पहले का लफ्ज राइमिंग वर्ड चेंज होता रहता है। सर एक ठीक है ना? वो अमीर खुसरो की वो है ना, वो बहुत खूबसूरत है, उसका मतलब नहीं पता चलता। या ले मस्किन।
हाँ, वो जो गाना वगैरह भी है ना उस पर तो। वो उसका पहला लिखा हुआ है याले मस्ती। सर ये क्या थोड़ा बता सकते हैं? इसमें इधर खाली खाली फारसी नहीं है, इसके अंदर ना कुछ वर्ड फारसी के हैं, कुछ वर्ड हमारे हिंदुस्तानी भी उसके अंदर हैं, हिंदी संस्कृत है, ठीक है ना। बाकी ज़खाले जो मस जो जो हाँ, मतलब शिकायत कुन मत बरन करो, है ना। किसी से जो मेरा हाल है, मुझ मिस्कीन का, मुझ परेशान हाल का जो हाल है, मैं इसकी शिकायत क्यों करूं किसी से, इस तरह का मफहूम है इसमें। खुददारी अच्छा, वाली हाँ, बात है, और फिर इश्क है, ज़खाले ठीक है ना। वो ज़खाले मस शायद का कुन एक वो। बरन ठीक है ना, दुखी मत हो उससे, ज़खाले रंज रंज मत करो, ठीक है ना। हम्म, ये है मफहूम इसका। ज़खाले मिस्कीन कुन बरंजिश खूबसूरत है। हमारे क्वेश्चन है, जब जी हम बताएं। किसी शेर का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम्म सर, जब किसी शेर का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और हम्म। एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, तो इंग्लिश पोएट है या, तो सर हम एज इट इज लिखेंगे या उसको उर्दू में लिखना चाहिए? आप इस क्लास में जो पढ़ रही हैं, अगर उसको आप एक्सप्लेन करती हैं, आई मीन एक्सरसाइज में या एग्जाम में, प्रेफरेबली अगर आप उर्दू में लिख सकती हैं तो उर्दू में लिखें, इसका अपना अलग मेरिट है, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल नहीं लिख सकती हैं उर्दू में, तो फिर मजबूरी है कि आप उसे हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी अगर लिख सकती हैं, चाहे नहीं थोड़ी सर, बहुत किसी गलतियों और के की। साथ सही। जी। सर नहीं, मेरा मतलब है कि किसी और की कोटेशन लिखना चाहे, जैसे आप किसी और की शेर बताते हैं, किसी और की कोटेशन इंग्लिश या हिंदी में है, तो उसको सर हम इंग्लिश हिंदी में ही लिखें या नहीं उसको देखिए, भी उर्दू में लिखें तो वो भी मैटर अच्छा नहीं रहे? करता। बात ये है कि कोटेशन किसी की है तो कोशिश करें कि एज इट इज उसे कोट करें, ठीक है ना। बाकी ये है कि वही। मेन चीज जो रोल प्ले करती है वो ये है कि आपकी आप जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें आपका मुखातब कौन है, आप किसे एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके जबानों के स्किल के हिसाब से, आप जैसे आप इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एक्सरसाइज लिख रहे हैं, एग्जाम में है, तो आप ऑफ कोर्स प्रेफरेबली आप उर्दू में लिखें। आप किसी और को शेर समझाना चाह रहे हैं लिख करके, तो वहां लाजमी तौर पे आप उर्दू लिखेंगे, और उसे अगर बिल्कुल नहीं आती तो फायदा क्या होगा फिर, है ना। सो राइट अल्टीमेटली फिर जी आप उसे उसकी जबान में समझाएंगे कि भाई ये बात ऐसे है, तो फिर वो एक अलग मसला है वो, है ना। उसको आप फिर उसी जबान में समझाएंगे आप। बाकी शेर अगर इंग्लिश का आप कोट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में लिखेंगे उसको, ऑफ एज इट इज कोर्स ना। दैट जी। जी। सर ओके सर। सर आप हिंदी इंग्लिश और लिख और पढ़ लेते हैं? हर चीज बोल शुक्र है ऊपर वाले का कि बहुत अच्छी हिंदी पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी हिंदी लिख लेता हूँ। बस एक एक मसला ये है कि हिंदी बहुत ज्यादा लिखने का इत्तेफाक नहीं होता है, कि मतलब एक चीज प्रैक्टिस में रहती है बार बार तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर प्रैक्टिस में नहीं रहती है चीज तो फिर वो फ्लो नहीं आता है लिखने में। आपको पढ़ने में या सुनने समझने में तो मतलब बिल्कुल संस्कृत के श्लोक की तरह से मैं पढ़ सकता हूँ और दोहरा सकता हूँ, बट मुश्किल लिखना अगर हो तो बहुत फ्लो में इसलिए नहीं लिख सकता कि कहीं भी आई मीन जितना भी कोई ऑफिशियल काम है, कहीं आपको अंग्रेजी का सहारा मिल जाता है, वो आपका सारा काम हो जाता है। कहीं कोई फॉर्म भर रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप। बाकी जो एकेडमिक वर्ल्ड है, जो हमारी एक्टिविटी है, उसका ज्यादातर हिस्सा फारसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उर्दू से रिलेटेड भी है, ठीक है ना। सो फिर वो ज्यादातर टाइम उसमें चला जाता है, इसलिए कम इस तरह का चांस बनता है। वैसे तो मैंने पिछले दिनों किताब भी ट्रांसलेट की है, कई 350 पेज की है, वो फारसी से हिंदी में। उसका टाइटल है बसंत के फूल। अ, बसंत बसंत यस। वाओ मैं गलत नाइस बोल दिया मैंने, बल्कि ये आपने ये जो एग्जीबिशन हुई थी, वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था दिल्ली का अभी इंटरनेशनल वाला, उसमें उसको रिलीज भी किया गया था, ठीक है। तो सर वो पता दया नहीं। के पुल पे था। एक कभी मैंने कहानी कल ट्रांसलेट की जो कि मैं हिंदी में भी कर सकता था, बट मैंने कुछ देर सोचा, मैंने कहा कि यार ये कहानी मतलब शायद उर्दू में मैं करूं तो इमोशंस को और प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस ना। एक किसी टॉप लेवल के स्टोरी राइटर ने, जिसको ब्रिक्स लिटरेरी फोरम से भी अवार्ड मिला है, चाइना से भी, रशिया से भी, जर्मनी से भी, उस राइटर की कहानी है, छोटी सी कहानी है, 5-7 पेज की मेरे ख्याल में होगी।
जो उसने ईरान में जो मीनाब स्कूल पे आई मीन मिसाइल से अटैक हुआ और जो 168 बच्चियां मर गई उसमें, है ना, तो उसने उस पर्टिकुलर ट्रेजिकल हादसे को उसने इमेजिनेशन के साथ और एक छोटे से नॉवेल के वे में उसने लिखने की कोशिश की, राइटर ने लिखा है, तो वो कई जगह छप गया, उर्दू हिंदी भाषा में नहीं आया। तो मैंने कहा मैं इसे अगर उर्दू में लेके आता हूँ तो शायद बेहतर होगा, हिंदी में लेके आता हूँ तो और लोग भी पढ़ेंगे। ये एक पीस ऑफ आर्ट है, एक आदमी कहानीकार है, उसने कैसे लिखा है इसको कि एक माँ है और उसको स्कूल से फोन आता है, फिर वो कैसे जाती है, क्या होता है फिर स्कूल में, और कैसे वो कहानी खत्म होती है, तो उसको पता लगता है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई और कोई उसे बता नहीं रहा है, इस तरह से सारी चीजें। तो वो है सिलसिला। मैं खुद लिटरली वो 5-7 पेज की कहानी मैं खुद 2-3 बार रोया, कम से कम उसके लिखते वक्त खुद बाकायदा आंसुओं से, फिर रुक गया, तो मैंने अच्छा कहानी खत्म हो गई, ठीक है, शांत हो गया। तो ये रहा मेरे साथ कल का किस्सा जी। Sir, can you please share it? डेफिनेटली मैंने उसको उर्दू में लिखा हुआ है, अभी तो रनिंग मैटर है उर्दू में, तो मैं उसको बल्कि भेजूंगा, देखता हूँ छपती है। I understand what you're saying, because for me writing Hindi is terrible. I mean I know how to read it and all that, but writing ऐसे ही is है, with the due respect for this